नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव पर सवाल बड़ा प्रशासकों का कार्यकाल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराकर धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार को अगले 52 दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्ध स्तर पर फैसले लेने के साथ ही प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, और जिसके चलते उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है। इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम इस बीच कानपुर से बताते हैं। एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में डिप्टी सीएम पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन विमान दुर्घटना की खबर पाकर बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर गए डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सम्मेलन में दुख व्यक्त कर संवेदनाएं भी डिप्टी सीएम की ओर से प्रकट की गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अहमदाबाद में विमान क्रैश के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जानकारी होते ही उन्होंने प्रोग्राम को बीच में ही रोका। सम्मेलन में दुख व्यक्त करते भी नजर आए हैं डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ के लिए तुरंत ही रवाना हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी, दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रोग्राम को बीच में छोड़ा। कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में डिप्टी सीएम पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की जानकारी मिलते ही कार्यक्रम को बीच में छोड़ा। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सम्मेलन में दुख व्यक्त कर संवेदनाएं प्रकट की हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विमान हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। कानपुर में वो एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन इस पूरे हादसे के बारे में जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने कार्यक्रम को बीच में रोका और साथ ही साथ इस पूरी घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद तुरंत ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम से सामने आई हैं, जहां कार्यक्रम में मौजूद थे डिप्टी सीएम। उनके साथ ही कई अन्य बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम के दौरान उन्हें इस पूरी दुखद घटना के बारे में जानकारी मिलती है, डिप्टी सीएम तुरंत ही कार्यक्रम में सबसे पहले इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त करते हैं, अपनी संवेदनाएं देते हैं, और उसके बाद इस कार्यक्रम को बीच में ही रोककर वो तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया है, और इस दौरान कई अहम लोगों की मौजूदगी, पत्रकारों की मौजूदगी भी कार्यक्रम में नजर आई थी। सम्मेलन में दुख व्यक्त कर संवेदनाएं प्रकट की हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। लखनऊ के लिए तुरंत ही रवाना हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। हमारे साथ में हमारी संवाददाता सारिका मौजूद हैं। सारिका, दुर्घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम ने सबसे पहले इस पूरी घटना को लेकर दुख व्यक्त किया और उसके बाद तुरंत ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें शिरकत करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और लगभग 2 बजे इस कार्यक्रम का शुरुआत होना था, लेकिन जो है देरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और डिप्टी सीएम को जैसे ही इस विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने एक शोक सभा 2 मिनट की करी, जो क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो विमान है जो अहमदाबाद में क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें 230 लोग सवार थे और कहीं ना कहीं उसमें जो लोग हैं उनका आंकड़ा 100 पार कर चुका है मौतों का। तो उसके बाद उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण किया, शोक संवेदनाएं व्यक्त करी और तत्काल ही पूरा कार्यक्रम निरस्त करते हुए बीच में ही छोड़कर डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया आपका सारिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, विमान दुर्घटना की खबर पाकर बीच में ही प्रोग्राम को छोड़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक विशेष कार्यक्रम में कानपुर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी होती है, उप मुख्यमंत्री तुरंत ही
इस कार्यक्रम में सबसे पहले संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को बीच में ही रोककर लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। देवभूमि के दंगल में आज हम पंचायत चुनावों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 7505 ग्राम पंचायतों में 5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए तय कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का ही समय बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है, उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। आयोग का दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वही विपक्ष का कहना है कि सरकार की सभी तैयारी पूरी है, तो चुनाव कराने से क्यों भाग रहे हैं। प्रशासक तो बैठा पाई, नहीं तो स्थिति ये थी कि पिछले एक हफ्ते से प्रधान नहीं था, ना प्रशासक था, प्रमुख नहीं था, प्रशासक भी नहीं था, प्रधान नहीं था, प्रशासक भी नहीं था। तो ये स्थिति देश में पंचायत राज लागू होने के बाद से पहली बार आई और ये उत्तराखंड जैसे ही राज्य में और बीजेपी के शासन में ही संभव था, जो इन्होंने कर दिखाया। अभी फिर प्रशासक को बैठाने की क्या जरूरत पड़ी? सरकार के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि हम तैयार बैठे हैं, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। अब बताएं ना क्यों बार बार समय बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति है? और मैं जानता हूँ क्या स्थिति है कि बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं और इसी वजह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बच रही है पंचायती चुनाव कराने से। देखिए, अभी दो महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, जून और जुलाई का, और साथ में उसमें आपने शायद ठीक से ऑर्डर को नहीं पढ़ा। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। तो जब तक कहाँ बीजेपी की किस बात का भरोसा करें आप? इस बात पर पहले भी चर्चा हुई थी और पहले भी आपने ये पूछा था, तो हमें बीजेपी के इन मंसूबों पर सवाल खड़ा करता है कि पहले तो आपने हरिद्वार को त्रिस्तरीय चुनाव से छोड़ा क्यों? अगर चलो उनको छोड़कर बाकी जगह भी आपने चुनाव करने थे तो समय पर कर देना चाहिए था। अभी एक तरफ आपने उनका जो चुनाव की घोषणा के लिए अक्टूबर नवंबर का समय दिया, दूसरी तरफ आप अभी कह रहे हैं कि जून के आखिरी या जुलाई के फर्स्ट वीक में कर देंगे, तो ये संदेहास्पद लगता है और इसमें कहीं दूर दूर तक भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। या फिर बीजेपी किस आनंद फानंद में ये चुनाव कराना चाहती है, ये समझ से परे है और इसमें धोखाधड़ी की संभावना पूर्ण नजर आ रही है। एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग ने 27 फरवरी 2025 को प्रदेश के 12 जिलों में सभी स्तरों की पंचायतों में पद और स्थान का आरक्षण निर्धारण से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। ऐसे में प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए पद और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव उसकी बुनियादी व्यवस्था होती है, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव होता है। लेकिन उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर के जो अव्यवस्था बनी है, उसकी शुरुआत आज से नहीं, उसकी शुरुआत राज्य निर्माण के समय ही हो गई थी, जब पर्वतीय जो जनपद हैं उत्तराखंड के, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, अगर ये पिथौरागढ़ ये हैं, उन जनपदों में चुनाव और जो उत्तराखंड में मैदानी जनपद कहे जाने वाले हरिद्वार जनपद में जो यूपी से लगता जनपद है, उसके चुनाव में उसमें जो अंतर आया, उनके कार्यकाल में जो अंतर पैदा हुआ, वो अंतर फिर किसी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि उस अंतर को ख़त्म किया जाए और एक राज्य में एक ही समय में चुनाव किया जाए। व्यवस्था ये भी निकल सकती थी कि कुछ समय पहले ही अगर उनकी जो हरिद्वार के जनपद के जो चुनाव हुए हैं उनको उसमें समाहित कर दिया जाता। लेकिन अब जो भी है, जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, नियत समय पर अगर सरकार चुनाव करवाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। देखिए, सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी समीक्षा करी गई, तैयारी करी गई, उसके तहत 50% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात हुई है।
और आगे भी जो परिसीमन है इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां करी गई है। 18 तारीख तक पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धरातल पर उतरेगी। 11 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से प्रधान पंचायत की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। 13 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 से 15 जून तक आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियां ली जाएंगी। 16 से 17 जून के बीच जिलाधिकारी की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। 29 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से आरक्षण प्रस्ताव को शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार के पास चुनाव कराने के लिए 52 दिनों का समय शेष बचा है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी दावा है कि उनके स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 52 दिनों के अंदर सरकार चुनाव करा पाती है या फिर प्रशासकों का दौर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, देवचंद उत्तराखंडी जी, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से, रतनमणि ढोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। संजीव वर्मा जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, महज कुछ दिनों का हम कह लें तो वक्त शेष बचा है। जो पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का रहा वो ये रहा कि समय पर चुनाव न करा पाने का। क्या इतने दिनों में तैयारी हो जाएगी, चुनाव होंगे, या फिर पहले की तरह हम उम्मीद कर लें कि प्रशासकों के हवाले से ही प्रदेश चलेगा? हेलो। हाँ संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार हर कार्य को बिल्कुल समय से कराती है और इस बार भी अभी जो पंचायत का एक कैलेंडर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। कब कब क्या क्या कार्यक्रम होने हैं वो पूरी रूपरेखा हम सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी पुराना भी हमारा आप वो देखेंगे, चाहे हरिद्वार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना वर्चस्व वहां पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमल लहराता है और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता है। चाहे विगत के जो भी और जितने भी चुनाव हुए हैं, हम चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हम राज्यसभा की बात करें, दोनों में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से पूरी तरह से 100% पर है और कांग्रेस को 0 से काम चलाना पड़ रहा है। 2 बार से विधानसभा का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी पूरे एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अभी जो विगत में निकाय के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। नगर निगमों में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस को 0 से काम चलाना पड़ा। क्योंकि राजनीति में नकारात्मक राजनीति एक समय तक चल सकती है, 2 बार चल सकती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि नकारात्मक राजनीति के भरोसे ही चलना है और उत्तराखंड को डिफेम करके चलना है, उत्तराखंड को गलिया कर चलना है, तो जनता भी इनसे आजिज आ चुकी है। और आपने अभी एक बात का जिक्र किया, आपने नहीं बल्कि कांग्रेस के से कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी चुनाव समय पर नहीं हुआ। ऐसा कतई नहीं है। आप यदि यहाँ पर देखिए 10 साल कांग्रेस की सरकारें रही, 10 साल से ज्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आप बताइए कांग्रेस के शासनकाल में कौन सा ऐसा चुनाव था जो टाइमली हुआ? इन्होंने प्रत्येक चुनाव को में विलंब करने का काम किया, लेकिन उंगली उठाना में कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट है। ये केवल उंगली उठाने का काम करते हैं और हम तो धरातल पर काम करते हैं। और मैं सोचता हूँ पूरे की तरह से चुनाव का प्रोसेस
चालू है। पूरी तरह से जो भी हम चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे वोट लिस्ट जारी करने की बात करें, एक नियत समय पर शीघ्र हम लोग चुनाव मैदान में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी पूरी तरह से परचम लहराने वाला है। प्रधान से लेकर पंचायतों के सदस्य, अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों को इस बार हम चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और कार्य संस्कृति है उसके ऊपर जनता पहले भी अपनी मोहर लगा चुकी है, आगे भी मोहर लगाएगी। जिस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा है कि लंगड़े घोड़े की संज्ञा दी है उसने कांग्रेसियों को, तो मैं सोचता हूँ उन्होंने स्वयं ही अपनी हार चुनाव से पहले एक तरह से सरेंडर करने का काम किया, क्योंकि वो भी देख रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यहाँ लगातार हार रही है, जनता कांग्रेस पार्टी को लगातार नकार रही है, तो उन्होंने एक तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को एक लंगड़ा घोड़ा बनाकर कि जो पूरी तरह से अक्षम हो गए हैं और काम कतई कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ जिनके बड़े नेता ही एक आईना अपनी पार्टी को दिखा रहे हैं, तो उनको कम से कम जनता जो नकार रही है उनकी भी बात नहीं मानते, तो अपने बड़े नेता की तो बात उनको माननी ही चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि देखिए संजीव जी, आपने सारी बातों का जवाब दिया, आपने कहा कि नतीजे कैसे होते हैं, कांग्रेस पीछे हो जाती, सुपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि पिछला जो आपका रिकॉर्ड रहा चुनाव कराने का वो कैसा रहा। हमने देखा ना, हर एक चुनाव में देरी होती रही, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो। तो क्या हम उम्मीद करें, हम तो आपसे कंफर्मेशन ले रहे थे कि क्या उम्मीद की जाए कि भाई ये वाले चुनाव समय पर हो जाएंगे या प्रशासकों के हवाले से ही सब कुछ होगा? देखिए, मैंने कहा कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सर, ये कई बार मतलब हर बार और कई बार में बहुत अंतर होता है सर। अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहें तो कई बार और हर बार में अंतर होता है। ठीक है संजीव जी, हम समझ गए आपकी बात को। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, नगर निकाय हो गए, पिछले कई चुनावों में प्रशासकों को सालों साल तक के लिए जिम्मेदारी मिलती रही, क्या इस बार भी पंचायत चुनाव को लेकर 52 दिनों का जो वक्त शेष बचा है, पूरी हो जाएंगी तैयारियां? देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब ये प्रशासकों का कार्यकाल बेतहा ढंग से बढ़ाया गया। इससे पहले नगर निकाय चुनाव 2019 में, और उसके बाद तो कुछ नगर निगमों के चुनाव नगर पंचायतों के बाद में भी हुए। जानबूझकर लटकाए जाना बीजेपी के भ्रष्टाचार की जो नीयत है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी सरकार जहां भी रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई जगहों पर, कई राज्यों में, जहां पर भी इनका राज्य है में सत्ता में है ये, तो वहां पर ये पंचायत और निकाय चुनाव को जानबूझकर डिले करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। मैं बताता हूँ टेक्निकल फॉल्ट क्या था, कि ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार और जो आरक्षण का जो क्रम है वो 2 तरीकों से है। या तो ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार आप उसको जनसंख्या के अनुसार देंगे, या फिर राज्य में जो ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है वो उस क्रम में जारी करेंगे। अब आप देखिए, उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार में जब चुनाव हुआ जिला पंचायत का और स्थानीय निकाय का, ग्रामीण क्षेत्रों का, तब इन्होंने ग्राम पंचायत एक्ट के कानून को उठाकर एक तरफ रखा और 27% और 22-21% के हिसाब से आरक्षण दिया। अब जब पहाड़ में चुनाव की बारी आई तब इन्होंने दूसरा कानून बना दिया। यानी एक ही राज्य में 2 जगहों पर जिला पंचायत चुनाव कराने में ओबीसी आरक्षण में अलग अलग कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि ये सरकार कितनी ढुलमुल और चुलबुल हो रखी है। इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं लगातार। ठीक है, आप जीत रहे हैं। हरिद्वार में चुनाव हुआ, इनके केवल 3 जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए। इन्होंने उसके बाद जो सत्ता का नंगा नाच यहाँ हुआ है, मैं हरिद्वार का उदाहरण दे रहा हूँ, कि जिला जीतने वाले सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र तब मिला जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसने मन वचन क्रम से भाजपा में रहने का काम किया। तो ये तो इनकी सच्चाई है जो उसकी पोल खुलती है। जीतते नहीं है तो हारते हैं बहुत बुरी तरह से। दूसरी बात, चुनाव आयोग का जो सारा दारोमदार रहता है वो जिला अधिकारियों पे रहता है। पंचायत चुनाव में जिलाधिकारी का इतना रोल है
और इतना मैं कहूंगा गलत रोल है। अगर जांच कराई जाए तो सारे जिलाधिकारी जो इस क्षेत्र में लगेंगे निश्चित रूप से निलंबित होंगे, क्योंकि वो बहुत से नियम और कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने वाले लोगों पर जबरदस्ती मुकदमे दर्ज किए, पुलिस को बीच में रखा, तब जाकर ये थोड़ी सी सीट ला पाए, उसके बाद खरीद फरोख्त का काम शुरू हुआ। ये बात तो चलो खत्म हो गई। अब मैं बात करता हूँ पंचायत चुनाव को देरी करने का कारण। पंचायत चुनाव को देरी करने से ये राज्य का एक जो बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य हो सकता है, इन्हें प्रशासकों को सौंपना था। तो जो सरकारी अधिकारी हैं जो हमारे वहां पर अपॉइंटेड हैं, उनको वहां पर प्रशासकों का कार्यकाल सौंपा जाता है, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्यकाल सौंप देना यानी उनके ये एक भ्रष्टाचार का मौका देने के बराबर है। जबकि नियम यह है कि जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ 5 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद वो किसी भी कीमत पे नहीं रह सकता। आपने सरकारी प्रशासक नियुक्त करने के बजाय आपने उन्हीं लोगों को दोबारा बनाया। तो ये उदाहरण तो हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार देखने के लिए मिला है। और ये 2 फेलियर होने के बाद ये कभी नहीं बताते कि ये झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आने का एकमात्र तरीका हिंदू मुस्लिम और अधिकारियों का, चुनाव आयोग का, इन सबका दुरुपयोग है। ये तो साफ दिखाई देता है। ये इतना, और चलिए मैं मान लेता हूँ ये बात कि चलो ये सत्ता में आए हैं, सत्ता में है, ये तो सच है ना। आज आप राज्य में, केंद्र में सब सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आज ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के, चाहे चिकित्सा के हालात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, सारी चीजों की बात हो, उन सब चीजों में तो इनका काम जीरो है। आप मतलब कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को अपने बाड़े में खींचकर ला रहे हैं। अभी कहा ना इन्होंने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, महेंद्र भट्ट ने, कि हम कांग्रेस से कुछ और अच्छे घोड़े लेकर आ रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इनके यहाँ तो गधे भरे पड़े हैं, इन्हें खच्चर भी नसीब नहीं हो रहा, तो इन्हें इन पर भरोसा तो है नहीं, इसीलिए वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कोई नेता आ जाए तो हमारी पार्टी चल जाए। लेकिन एजेंडा, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार बनने के बाद आपके पास 47 विधायक हैं, केंद्र में एक बहुमत की और बहुत मेजोरिटी की बहुत बढ़िया सरकार है, जो हर चौराहे पर घुटने टेक देती है। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री है, जब उनसे पूछे जी आपका कार्यकाल 3 साल का पूरा हुआ, बताइए अपनी उपलब्धि, तो कभी वो राष्ट्रीय राजमार्ग का जिक्र करते हैं, कभी वो एम्स का जिक्र करते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो केंद्र सरकार के अंदर में आने वाले काम है और वो नियमित रूप से चलने वाले। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जनरल कुंवर सिंह खंडूरी जी लेके आए। एक छोटी सी चीज और है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जनरल खंडूरी लेके आए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी चलता रहा 10 साल का, और 11 साल से मोदी जी का कार्यकाल भी चल रहा है। तो वो जो हाईवे है वो किसकी उपलब्धि है? केंद्र की है, राज्य की है, जनरल खंडूरी की है, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है? ये किस बात पर ढोल पीट रहे? तो इसलिए जब ये वक्तव्य दें तो इनसे पूछा ये कि जो सवाल आपने पूछा है कम से कम उसका जवाब तो दें। ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे और मेहमान हैं उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बजाएगा, फौरन हाजिर होंगे। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं पंचायत चुनावों को लेकर, खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से। देवचंद जी, क्या लग रहा है, जो कई बार होता है ना कि जब देरी भी होती है तो ये कहा जाता है कि चुनाव कराने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है, जब खास तौर पर बड़े चुनावों में ऐसी बातें सामने आती हैं, लेकिन फिर बाद में ये भी कहना कि सब कुछ ठीक चलता रहता है, प्रशासकों के अगर हवाले से भी काम होता है तो विकास उतनी तेजी के साथ होता है, ये कितना ठीक है? क्या विकास पर असर नहीं पड़ता अगर चुनावों में देरी होती है? क्या चुनाव जरूरी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर चुनाव आयोग देरी भी कर रहा है तो क्या उससे पूछना नहीं चाहिए? क्या इतनी तैयारी क्यों नहीं की जाती कि समय पर चुनाव हो सके? वो सरकार जो एक देश एक चुनाव तक के बारे में सोच लेती है, वो भला प्रदेश के इन चुनावों के बारे में क्यों नहीं सोचती? देखिए गरिमा जी, आपने कई सवाल मेरे को पूछे हैं और मैं शुरुआत करूं यहाँ से कि अगर हमको ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोलने में और जुमला बोलने में माहिर हैं, तो यहीं पर हमारे जो भाई प्रवक्ता जो वर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी कि बीजेपी जो काम करती है बड़ी सोच समझ कर करती है। अब ये सोच समझ कर के पीछे का राज मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो पहलू ये है कि मुझे लगता है कि चुनाव तो कोई ऐसा, मैंने पहले भी बोला और उसमें शायद डोभाल जी भी थे, आशीष से निवेदन होंगे कि उनके बीजेपी के राज में ऐसा लगता है कि चुनाव आपदा है, चुनाव एकदम आए और आनंद फानन में अभी करना है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने इसको 2 बार प्रशासकों को, एक बार तो जो चयनित थे और अब तुम लोगों ने सरकारी उसमें डाल दिया, ऐसा जरूरत क्यों पड़ी? ये तो दिसंबर 2024 से 3 महीना पहले
आपकी ये कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। जो कार्यक्रम आप अभी बोल रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम निकाल दिया था, ये प्रोग्राम अक्टूबर 2024 से पहले निकल जाना चाहिए था। पर जो उन्होंने बोला जो हम करते हैं वो हम सोचते हैं। इनका ऐसा है कि अभी ये गोटियां फिट कर रहे हैं कि कहां कहां पर हमारा प्रत्याशी अभी नहीं मिले, कहां क्या होंगे, फैसला क्या होगा, और अपनी तैयारी करते हैं। इनको और किसी पार्टी से या बिल्कुल प्रदेश का चुनाव से कुछ नहीं लेना देना है, इनकी अपनी तैयारी से इसमें मतलब रहता है। अभी आपने पूछा कि विकास में गरिमा जी, एक तरफ जो प्रदेश प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में जो इकाइयां नीचे से लेकर सरकार की इकाइयां और वो तो संसद तक बना हुआ है, वो एक प्रणाली है विकास की, एक समग्र विकास की प्रणाली है। और प्रशासक जो बैठे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर जन की बात वो सुन सकें। ये बात हम पहले डिबेटों में भी कह चुके हैं। अब होता क्या है, ये कह रहे हैं हमारे प्रशासक रात दिन उसमें काम कर रहे हैं। ये विकास खंड को ही ले लो, विकास खंड में अगर वीडियो को भी तुमने प्रशासक बना दिया तो वो एक जो ग्राम प्रधान लेकर आता था, एक जो क्षेत्र पंचायत जो समस्याएं लेकर आता था उनके समाधान देता था, तो वो उस पर एक्शन वो बैठकर वहां करते थे। अब तुम एक दिन वहां गए, अगर कोई आपके पास वहां पर आएगा तो यही बोलेंगे आज तो प्रशासक साहब जो है दूसरी जगह गए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा जो विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो समय पर चुनाव नहीं होने से। अब दूसरी तरफ बीजेपी का ये जो परपंच है कि चुनाव का अधिसूचना, हम टेक्निकल बात करें, ये सब चीजें प्री प्लानिंग पे है। अगर प्री प्लानिंग करके बीजेपी इन कामों को करती, सत्ता में है और उसका दोष उन्हीं को जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं कि चुनाव आयोग और जो सरकार के बीच में चुनाव कराने की जो चर्चा चलती है, इसमें दोनों ही जिम्मेदार रहते हैं। पर जब तुम आयोग को उसके लिए काम करने के लिए बढ़ने नहीं देते हो तो वो कहां से करेंगे? अगर उनके द्वारा दिए गए, जब भी वो कहते हैं चुनाव कराओ, तो आप समय पर क्यों नहीं कराते हैं भाई? बाकी तो उन्होंने तो एक आदेश पास करना है कि चुनाव हुए, ये घोषणा है, तो कार्रवाई अपने देना है। पर यहाँ पर वर्मा जी ने शुरुआत झूठ से बोलकर और बिल्कुल उसके बाद कांग्रेस के और उनके लपेटे लेकर के 15 मिनट गंवा करके कोई जो जवाब आपने सवाल पूछा था उस पर उन्होंने नहीं दिया कि चुनाव देरी से होंगे या आगे भी आप प्रशासक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो 52 दिन है, ये 52 दिन काफी होंगे। मेरी तरफ से मैं ये समझ सकता हूँ कि ये 52 दिन नाकाफी हैं और जिस प्रकार से इस पर एक फुल प्रूफ योजना होनी चाहिए थी वो संभव नहीं है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतन मणि जी, क्या कहना चाहेंगे सर चुनावों को लेकर? जिस तरीके का अगर हम पिछला कुछ वक्त रहा है वो फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से ठीक नहीं रहा। लगातार हमने कई निकायों को लेकर तो हमने कितनी बार चर्चा की है, शायद आप भी कई बार हमारे साथ में उन चर्चा का हिस्सा रहे हैं, और वैसा ही अब पंचायत चुनाव को लेकर है। आप सोचिए ना, एक ऐसा रिकॉर्ड हो गया कि आज चुनाव से पहले, देरी नहीं हुई है लेकिन पहले ही बातचीत करनी पड़ रही है कि भाई समय पर क्या ये करा पाएंगे चुनाव? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और लोकतंत्र का सवाल है। अब इससे तो सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि वो इस पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव समय पर कराने में वो विफल रही है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ वाजिब कारण भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते, तो सरकार में जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या वाजिब कारण रहे होंगे। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि ये सरकार चुनाव नहीं करा पाई है, ये तो सर्वविदित है। अभी भी जो कार्यक्रम, जो कैलेंडर जारी किया गया, जो आपने बताया है कि उस पर भी वो खरा उतरती है कि नहीं उतरती है, ये देखने वाली बात है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, वो सरकार, वो पार्टी इस में विफल रही है जो पार्टी ये कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और वो एक राज्य में ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं करा पा रही है। तो वो 1 नेशन 1 पंचायत कैसे, वो 1 इलेक्शन कि कैसे बात कर रहे हैं? सोचा भी कैसे जा सकता है कि जो पार्टी, जिसकी सरकार एक अपने ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रही। अब हरिद्वार को अभी भी आपने शामिल नहीं किया ना, हरिद्वार के साथ उत्तराखंड को शामिल किया, जो 12 जिले हैं, या तो उन्हीं को हरिद्वार के साथ शामिल कर लेते, चुनाव करा लेते एक साथ, या हरिद्वार को भी उसके साथ आप चुनाव कर रही है, कभी तो करना ही होगा।
ये सिलसिला कब तक चलेगा? ऐसा एक राज्य में, एक जिले में कभी होंगे और बाकी जिलों में अलग होंगे। इस पर भी अनिर्णय की स्थिति है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जिसके पास प्रचंड बहुमत भी है और जिसके पास केंद्र भी है, राज्य भी है, सब कुछ है, डबल इंजन भी है, ट्रिपल इंजन भी है, और वो सरकार भी ये निर्णय नहीं ले सकती। तो कोई अगर थोड़े बहुत बहुमत वाली सरकार हो जिसके साथ बहुत अनुशासित भी आप कहते हैं कि पार्टी अनुशासित है, तो वो अनुशासित पार्टी भी इतना काम नहीं कर रहे। आप ये कर रहे हैं कि हमने हरिद्वार में प्रचंड विजय हासिल करी पंचायत चुनाव में, और वो जैसे करी है वो कुछ सैनी जी आपको बता रहे थे, हम तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वहां पर। लोगों को प्रमाण पत्र तब दिए गए जब उन्होंने भाजपा में सिलेंडर कर दिया लोगों ने, नहीं तो वो प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे। वो मैं उसकी गहराई में भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो तो कांग्रेस की भी कमजोरी उसमें है कि वो अपने लोगों को इतना मजबूत नहीं कर पाई, या वहाँ वो इतना संघर्ष नहीं कर पाए कि वो उनके लोग उनके साथ रहें। वो अलग, वो कांग्रेस की समस्या है। लेकिन ये समस्या तो है ना, ये अभी भी आपने ये निर्णय नहीं लिया क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरिद्वार के चुनाव उत्तराखंड के साथ हो, आप उत्तराखंड के चुनाव जो 12 जिले हैं उनका हरिद्वार के साथ करा देते, इससे पहले निर्णय ले लेते। आपने वो नहीं किया। असल में सवाल ये है कि जो SC/ST का जो मामला है, और हमारे यहाँ तो दूसरा जनजातीय क्षेत्र भी है, जो ओबीसी घोषित वो जो क्षेत्र हैं पिछड़े, उसमें उनमें कैसे सामंजस्य बनाया जाए? कुछ इनका पार्टी के अंदर के लोगों का भी होगा कि भाई लोगों को कैसे एडजस्ट किया। ठीक है, लगती है सत्तारूढ़ दल की कि अगर आपने प्रशासक बैठा दिए थे तो आप पूरे पंचायतों को काम करने देते। हाँ, पूरा जिला पंचायत को काम करने देते, पूरा क्षेत्र पंचायत को थे, कोई बाहर से तो आए हुए नहीं थे। लेकिन आप नौकर साहब पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं कर रहे। तो क्यों आप उसका लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं? अब ये जिम्मेदारी तो है सरकार की, उसके मजबूरी कुछ भी हो सकती है, वो उस पर लोग उसको नहीं देखेंगे आपकी मजबूरी को। लोग तो ये देख रहे हैं आपने हमारा गला घोटा, हमें लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया हुआ है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। संजीव जी, आपने रतनमणि जी को सुना, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। रतनमणि डोभाल जी जब भी जो भी बात बोलते हैं वो सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते हैं। वो घर से प्रिपेयर होके आते हैं कि हमने सरकार का भी विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। अब अपनी अपनी विचारधारा होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है, आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो स्वाभाविक है कि आप सरकार के अच्छे कामों की भी तारीफ तो नहीं करेंगे, विरोध ही करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई साहब। सवाल पूछने वाला हर आदमी कांग्रेसी हो गया है। मेरे बड़े भाई से आरोप, ठीक है ठीक है, मैं आप पर आरोप नहीं लगा, मैं तो आपकी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के भी कपड़े फाटेंगे हम। देखिए जो काम गलत होता है उसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन जो कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। तो अभी आपने कहा, अभी आप कांग्रेस हरिद्वार चुनाव की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, मेरे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि हरिद्वार का जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें आपने डीएम के ऊपर, जिलाधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग पर भी आपने आरोप लगा दिया। तो श्रीमान जी, जो आपके चुनाव एजेंट थे वो क्या कर रहे थे? क्या वो इतने अक्षम हैं? चुनाव एजेंट पुलिस की लाठियां खा रहे थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है आशीष जी बीच में नहीं। आशीष जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। आशीष जी इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, तब सर आप बोलेगा। प्लीज नहीं, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले।
जब आप नगर निगम चुनाव में भी प्रत्याशियों को बाहर तो निकाल दिया गया। ईवीएम के ऊपर भी हर चुनाव में बेईमानी हो रही है। आशीष जी आपको आवाज मिल रही है सर? आशीष जी शांत हो जाइए सर प्लीज, इसके बाद आपके पास में आऊंगी तब बोलिएगा। संजीव जी आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए जल्दी से। आशीष जी गलत बात है, बीच में मत बोला जब हो जाती है, जब ईवीएम के ऊपर भी आपका बस नहीं चलता, तो अब आप नए नए बहाने ढूंढने लगे। बिल्कुल ढूंढेंगे नए बहाने, अपनी जो चोरी हर जगह पकड़ी जाएगी। आशीष जी प्लीज सर, ये तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का। मैं फिर आपको बोलूंगी तब आप। राजनीति का जो आपने एक ट्रेंड लिया है, यदि आप अपनी नकारात्मक राजनीति को छोड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ उसके परिणामों में शायद कुछ अंतर आ भी जाए। लेकिन आप जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति करके और एक तरह से गुमराह करने का आप जो लगातार काम करते हैं, आप लोग विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ते। कभी आपने बात करेगी उत्तराखंड। ठीक है संजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास में। संजीव जी ठीक है संजीव जी, यात्रा में ठीक है संजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। संजीव जी ठीक है सर। जो एक चारधाम यात्रा जितनी तेजी से चलती है, तो हमारी यात्रा रूट पर जितने व्यापारी हैं उनकी एक लाइफ। ठीक है सर, चारधाम पर अभी चर्चा नहीं है। ठीक है संजीव जी, हो गया। संजीव जी शांत हो जाइए, हो गया। आशीष जी आपको बार बार रोका जाता है सर, एक तो पहले बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सर। आप वरिष्ठ प्रवक्ता है और उसके बावजूद इस तरीके की हरकतों की आपसे उम्मीद मुझे नहीं है। मैं बार बार आपको रोकती हूँ लेकिन आप सुनते नहीं मेरी बात को, तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखा करिए। अब बोलिए सर, आपको जो बोलना है अपने मौके बारी पर। जब मैं सवाल करती हूँ तब उसके जवाब नहीं होते आप लोगों के पास। बहुत कुछ दिया है। हाँ, संजीव जी हो गया। आशीष जी से सवाल है अब। संजीव जी आप हो गया। आशीष जी बोलिए। जो आपने देश को दिए हैं, आशीष जी आप बोलिए। विभाजन का दंश हो, अरे संजीव जी शांत हो जाइए, आपको आवाज नहीं मिल रही क्या? संजीव जी को म्यूट कर दीजिए। संजीव जी आपको आवाज नहीं मिल रही है? भ्रष्टाचार का दंश। संजीव जी तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, प्लीज शांत हो जाइए। हो गया सर आपका। आशीष जी आप बोलिए। ईयरफोन निकाला है, सिर्फ बोलने के लिए रखा है उन्होंने। सभी प्रवक्ताओं का वही हाल है सर, कोई उसमें छूता नहीं है। आशीष जी आप बोलिए। आशीष जी आप शुरू कीजिए प्लीज। मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है, अमूमन वो ऐसा नहीं करते हैं। जी हमारा ये कहना है कि देश में सभी लोकतांत्रिक पार्टियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा समर्थन करती हैं। मैंने कहा कि जिलाधिकारी हरिद्वार में होने वाले चुनाव के लिए सरकार की कल्पना की है। मैं जिलाधिकारी पर सीधा आरोप लगा रहा हूँ, वो बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि है, लेकिन प्रमाण पत्र तब दिया गया। गरिमा जी आप उस छीन का अंदाज लगाइए कि प्रत्याशी के को ये कहा गया या तो बीजेपी ज्वाइन करे, नहीं तो बाहर निकलने नहीं देंगे। और उसको लेकर उसके प्रमाण पत्र को अध्यक्ष ने अपने हाथ में ले लिया। जिलाधिकारी द्वारा ये काम किया गया। संजीव जी अब आप भी उसी चीज को दोहराइए मत सर प्लीज। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जो वोटर लिस्ट के प्रकाशन का और उसमें संशोधन का समय है, जो एक कार्यक्रम जारी किया गया है कि 2 दिन बाद ये करेंगे, 3 दिन बाद आरक्षण देख लेंगे, 5 दिन बाद देख लेंगे, ये सारी चीजें इस तरीके से गलत है कि जब आपने आरक्षण का जो दोनों चीजें इसलिए गलत हैं कि आपने समय कम दिया है। कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। यदि चुनाव समय पर होते और हाई कोर्ट का डंडा लगने के बाद आप जाग रहे हैं और 52 दिन के अंदर आपको प्रक्रिया पूरी करनी है, नोटिफिकेशन यानी वोटर लिस्ट और आरक्षण जारी होने के बाद 45 दिन का समय चाहिए होता है। ये जो आनंद फानंद में चुनाव कराते हैं और जिलाधिकारी बैठकर जिस तरीके से अपनी मर्जी चलाते हैं, जिलाधिकारी की तो मजबूरी होती है सरकार के हिसाब से चलने की, लेकिन इतना ज्यादा गिर कर कि अपने जो शपथ उन्होंने संविधान के प्रति ली है, देश के नागरिकों के प्रति है, उसको ताक पर रखकर जिस तरह से बीजेपी के एजेंट बनकर कार्य करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो 12 जिलों में चुनाव है, जिलाधिकारियों ने किसी ने भी अगर कोई कार्रवाई की तो कांग्रेस पार्टी शिकायत जरूर करेगी, आवाज भी उठाएगी और शोर भी उठाएगी, जेल भेजने के तो जेल भी जाने को तैयार है। लेकिन इस तानाशाही सरकार का मुंह तोड़कर जवाब देंगे। ये जो बार बार जो छल और छदम से चुनाव जीतकर हमें बताते हैं कहानी, भाई अगर आप किसी लायक होते तो सरकार बनने के बाद काम करते। आपने तो ठीक है सर, देखिए आशीष जी आप ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बीजेपी की, मैंने लगातार इस चर्चा की शुरुआत में भी कहा था कि बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि शायद यही वजह है कि आज उनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप इसी लायक होते तो आप सरकार बनने के बाद काम करते। सर बहुत सारे चुनाव हो गए, बहुत सारे चुनाव हो गए, कई साल बीत गए, अलग अलग चुनावों में कांग्रेस को मात खानी पड़ी है, तो क्या कहा जाए? कांग्रेस अगर काम कर रही होती तो शायद उसे भी वोट मिल रहे होते। कहा जाए सिर्फ गरिमा जी ये कहा जाए
कि चुनाव निकम्मे, छल और छदम से बतारा झूठ बोलकर निकम्मे। जीते जा रहे हैं। ये चुनाव इनकी ईमानदारी और कर्मठता और काम पर नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सा चुनाव ये ईमानदारी से जीतते हैं? सारे चुनाव तो छल भ्रम से जीतते हैं, सब में पकड़े जाते हैं बार बार। अब कितना तो पकड़ा आप जाए? पूरी अब प्रक्रिया चुनाव पर सवाल आयोग उठा अगर रहे हैं, बेशर्म आप होकर पूरी बैठ जाए तो प्रक्रिया हम क्या पर कर सवाल सकते उठा हैं? रहे हैं, हार एक्सेप्ट करनी हंसी भी पड़ती है आती है, सर। शर्म ठीक भी है, आती है आपके देवचंद सोच जी पर। कुछ अरे कह रहे आपको थे। शर्म ठीक आनी है, चाहिए। हो आप जाए। इतने दांत दिखा रहे हैं, इसमें आपको कोई योगदान ही नहीं है अपनी सीट में। ये तो छीन कर बनाई गई आशीष जी सरकार है प्लीज आपकी। आप लोग थोड़ा सा कम से कम ध्यान नहीं, रखिए सर। ये जिस आशीष जी प्रकार से आपका ये बार-बार हमेशा का है विषय सर, को आप जब भी भटकाते हैं। बैठते हैं आप यही देखिए, करते हैं। गरिमा जी, ये गरिमा जी, रवैया एक बात बिल्कुल भी सुनिए। ठीक नहीं है आपका। मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी आपकी इस चीज पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी बैठते हैं आप अपना ही समय बेकार करते हैं। आपको जिस वक्त अपनी पार्टी के पक्ष में बातें रखनी चाहिए ना, उस वक्त आप उल जुलूल की बात कर रहे होते हैं, एक तो बीच में टिप्पणी कर रहे होते हैं। तो कृपया करके उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देवचंद जी कुछ कह रहे हैं। बस मैं इसी पर पहले चर्चा रहा था कि मैंने अभी देखा, एक तो होना चाहिए कि जब भी आप हो तो म्यूट करने का अधिकार आपके पास हो, और जो आगे बढ़ता है उनको म्यूट कर दो। सर आप सब मेहमान हैं, सब लोग बोलने के लिए ही आए हैं। उन्होंने बात सुनने से पहले ईयरफोन कान से निकाल दिया था और अपनी कहानी एक्सप्रेस वे जो इन्होंने शुरू की उसकी तरह बोलते जा रहे थे। ठीक है, बोलिए आप सर, मुद्दे पर आइए। उत्तराखंड में विकास की बात वो कर रहे थे, चुनाव की बात तो टाली नहीं उन्होंने। विकास की बात अगर मैं 2 क्वेश्चन पूछूं कि विकास के नाम पर अभी जो अंकिता हत्याकांड का जो आरोपियों को उनको सिर्फ आजीवन कारावास हुआ है, उस पर वो 6 पेज का एक पत्रिका में उसने धामी जी ने अपने कसीदे कस दिए हैं कि हमने ये मदद करी, हमने ये मदद करी, लेकिन कहीं नहीं लिखा उन्होंने विकास के नाम पर कि रेणु बिष्ट ने जो वहां पर रेस्टोरेंट का जो पोर्शन तोड़ा है, रेणु बिष्ट पर भी हमने एक्शन ले लिया। तो इस प्रकार का यहाँ पर डिबेट का नुकसान न करें। अब मैं वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने एक आरोप सिर्फ डोभाल जी पर लगा दिया, क्यों कांग्रेसी के हैं? क्योंकि अगर किसी ने उनके विरोध में बोल दिया, या तो वो देशद्रोही है, या तो वो कांग्रेसी है, या कांग्रेस का बी टीम है। इसके अलावा इनके पास आरोप का कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। मैं लेकिन अभी ये कहना चाहूंगा, जो आपने ये अधिसूचना निकाली है कि कब हम 11 जून को क्या करेंगे, 13 जून को क्या करेंगे, 15 से 13 जून को क्या करेंगे, इस अधिसूचना पर आप खरा भी उतर पाएंगे? इस बात की गारंटी है आपके पास कि नहीं है? मैं ये जानना चाहूंगा। बाकी जो 52 दिन की आप बात कर रहे हैं, 52 दिन जाके अगस्त के बाद खत्म हो रहे हैं, और आपका जो प्रशासन का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो ये क्या विडंबना है? आप ये क्या गोलमोल है आपके पास? दूसरी बात, अभी जो स्वतंत्र चुनाव की बार बार बात हम भी कर रहे हैं, आशीष जी कर रहे हैं, डोभाल जी कर रहे हैं, भाई जब तुम्हारे प्रशासक वहां पर बैठे हैं तो उसके बाद हम स्वतंत्र, वही फिर निर्वाचन अधिकारी भी होंगे, वही सब कुछ होंगे, तो फिर ये स्वतंत्र चुनाव की हम कहां से बात कर पाएंगे? बेशक ये आरोप हम भी लगाते हैं, जिस दिन ईमानदारी, सच्चाई, विकास के नाम पर चुनाव होना शुरू हो जाएगा, उस दिन बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर होगी। क्योंकि ये जो है ऐसे पार्टी है कि काम कुछ करे और किसी का भी करे, वो अपने सर पर श्रेय लेकर के लोगों को मिथ्या प्रचार करती है। तो इस प्रकार से वर्मा जी जब कभी भी इसमें आना है तो इधर उधर की बातें न करके, निवेदन है किसी की पर्सनल उसमें विवेचना की, इसकी सोच ऐसी है। ठीक है सर, हम समझ गए। और देखिए हम भी लगातार आप सबसे यही विनती करते हैं। आपकी चुनाव अधिसूचना कब जारी हो? ठीक है सर, ठीक है। अभी संजीव जी से हम बाद में आपके सवाल का जवाब लेते हैं। पहले राजनीतिक विश्लेषक है नतनमणि जी, उनको जोड़ लेते हैं। नतनमणि जी, चर्चा वही है लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं है। गरिमा जी, इसमें एक जो आशंका अभी भी हमारी जो बनी हुई है वो यही है कि सरकार ने ये कहा है कि जो प्रशासकों का कार्यकाल है वो 31 जुलाई तक वो बढ़ाया गया है, और 31 जुलाई कब, या उसमें यह भी जोड़ा गया है कि पंचायतों के गठन तक या 31 जुलाई तक, और जब तक उनका गठन है। तो ये जो जब तक वाला जो इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये कोई गारंटी नहीं है। या तो ये बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं जी, इस आपके न्यूज के इस चैनल पर इस डिबेट में ये घोषणा कर सकते हैं कि नहीं, ये जब तक नहीं होगा, ये 31 जुलाई से पहले हम पंचायतों का गठन कर देंगे और प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगी। हम
जुलाई तक हम ये जो घोषित किया गया तब तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, ताकि लोग आश्वस्त हो सके। लोगों को अभी भी आशंका है कि आप उसमें गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि अगर तब ये वर्मा जी ही कहेंगे, फिर जब आप डिबेट करेंगे हम लोग बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं वो तो सरकार ने तभी कहा था कि इसके गठन तक या जब तक गठन नहीं होता तब तक के लिए। तो ये जो जब तक और तब तक बीच में आ गया है, ये संदेह पैदा करता है। मैं ये समझता हूं कि देर समय सरकार को बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं हट सकती, चुनाव तो कराना ही होगा, संवैधानिक व्यवस्था है, नहीं तो ये सरकार के लिए समस्या बन जाएगी। ये तो कोर्ट लेगा, तो संवैधानिक सवाल है ना कि आपने करना था, नहीं करा। आपको मेहरबानी उसको धन्यवाद देना चाहिए न्यायालय को कि उन्होंने आपको उतना नकेल नहीं कसी है। जैसे उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया था, आपके कहने पे, शपथ पत्र देने पे कोर्ट ने आपको समय दे दिया, उस समय पर आप कर लें, और ये जब तक वाला तब तक वाला इसको हटा दें बीच में से, और ये कहें कि नहीं यही अवधि फिक्स है और इसमें हम चुनाव करा देंगे। संजीव जी, सुना आपने, एक समय निर्धारित होना चाहिए। हालांकि अभी भी 52 दिनों के वक्त की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन ये हो जाएंगे कि नहीं, ये सवाल उठ रहा है। तैयारियां तो युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। संजीव जी अनम्यूट कीजिए। काजोल जी, देखिए सरकार ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ कर दी है और एक कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया है। इसमें जो हमारा आरक्षण का क्रम का जो प्रोसेस है और उसके ऊपर भी काम आरंभ हो गया है, और मैं सोचता हूँ आरंभ से लेके परिणाम तक का जो एक पूरा कैलेंडर होता है, वो उसमें जैसे 52 दिन की हमने बात करी है, तो 52 दिन के अंदर जब सरकार बोल रही है तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार पार्टी हैं, जिम्मेदार दल हैं और जिम्मेदारी के साथ ही हम लोग बात करते हैं कि जनता हम पर विश्वास करती है। इसलिए विश्वास करती है, हम जो बोलते हैं वो धरातल पर हम उसको एक करके भी दिखाते हैं। और जिस तरह से एक टाइम बाउंड विकास की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की संजीव जी आपकी आवाज, हाँ बोलिए। जो केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, हम जो बोलते हैं, जो जनता के साथ वायदे करते हैं, उसको धरातल पर क्रियान्वित करके दिखाते हैं। टाइम बाउंड विकास की जो एक नीति पर हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, उसी का एक सद परिणाम है कि तमाम जितने भी चुनाव है, लोकसभा से लेकर जो ये सबसे छोटे चुनाव होते हैं निकाय के या पंचायत के, जो ग्राउंड ग्रास रूट तक के चुनाव है, उन तमाम चुनावों में जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है। और मैं सोचता हूँ ये आशीर्वाद तो कह रहे हैं ना कि एक लंबे वक्त से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद तो आपको लंबे वक्त से मिल रहा है, लेकिन आप जनता पर अपनी कितनी कृपा बरसा रहे हैं ये भी तो देखना चाहिए ना। जनता आपको लगातार विश्वास कर रही है, अलग अलग चुनावों में आप ही पर भरोसा दिखाती है, तो वो आपको लौटाना भी चाहिए जनता को। आशीष जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया उनके लेते हैं। सर संजीव जी, वक्त बहुत कम है। देखिए मैं इसमें केवल आज की चर्चा में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनगणना 2021 में होनी थी, उसका आज तक पता नहीं कब होगी। महिला आरक्षण लागू करने के बाद छाती पीट पीट कर इन्होंने पूरा जंतर मंतर खराब कर दिया, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल का पता नहीं है। दूसरा, परिसीमन जो होना है विधानसभाओं लोकसभाओं का, उस परिसीमन आयोग का पता नहीं है। और इन्होंने एक मुद्दा उठाया जो कांग्रेस के उससे उठाया, जातिगत जनगणना का। आज जातिगत जनगणना कब शुरू करेंगे? अभी इन्होंने घोषणा करी है कि 1 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। यानी हर चीज करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। इन्होंने कह तो दिया कि हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं और नहीं करवा रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। आपकी तरह खिलापट नहीं संजीव जी प्लीज। पेंशन भी हमने ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। देखिए आशीष जी, कई जगहों पर गलती कांग्रेस की भी रही है। कांग्रेस जो कह देती है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी आज फिर सत्ता में कैसे है? चुनावों में देरी, ठीक है। अरे संजीव जी हो गया, शांत हो जाइए। आशीष जी आप भी शांत हो जाइए, क्लोजिंग टाइम है सर, ये ठीक नहीं है।
देखिए, उम्मीद यही है कि चुनाव समय पर होंगे और जो देरी अब तक होती आई वो नहीं होगी, क्योंकि प्रशासकों के हवाले से अगर प्रदेश चलता है तो कहीं ना कहीं गलतियां या कहने की विकास की रफ्तार पर असर भी पड़ता है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनावों में हमने देखा है कि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, जो नुकसानदायक होता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए। आज हम बात कर रहे थे पंचायत चुनावों को लेकर। भले ही महज 52 दिनों का वक्त शेष बचा है, तैयारियां में तेज हो गई है, लेकिन लगातार पिछली कार्यशैली को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सही समय पर पंचायतों के चुनाव पूरे हो सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।